जय हिंद। एक पीसीएस अधिकारी एक घर पर पूरा प्रशासनिक अमला लेकर पहुंचता है। दरअसल हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसका पालन करते हुए ये पीसीएस अधिकारी अपने साथ अपने जूनियर अधिकारियों को और इसके साथ ही एक क्रेन बुलडोजर अपने साथ लेकर चल रहा था। और वो जैसे ही इस घर के नजदीक पहुंचता है तभी ताबड़तोड़ गोलियां पीसीएस अधिकारी की तरफ चलनी शुरू हो जाती हैं। सभी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं पर पीसीएस अधिकारी पर गोलियां चलनी जारी रहती हैं। इसके बाद बड़े स्तर पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, मामले को शांत करवाती है और जो सच इस पूरी घटना का निकलकर सामने आता है उसे सुनकर सभी हैरान परेशान रह जाते हैं। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला क्या है ये समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा मध्य प्रदेश के इंदौर और इंदौर के बाणगंगा इलाके में, जहां पर एक प्रसिद्ध अस्पताल जिसका नाम अरविंदो अस्पताल है और उसके मालिक है विनोद भंडारी। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स है जिसका नाम है सुरेश पटेल। दोनों के बीच में ठनी हुई है और दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। कारण क्या है? जो अस्पताल के मालिक हैं उनका दावा यह है कि उनकी कई एकड़ जमीन पर सुरेश पटेल ने कब्जा किया हुआ है। कई बार जगह खाली करने को कहा पर वो जगह खाली करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते दोनों के बीच में विवाद हमेशा बना रहता है। अब जब समझाने से, बातचीत करने से मैटर हल नहीं होता तो फाइनली दोनों पार्टियां फैसला करती हैं कि कोर्ट में जाकर आखिरी फैसला इस मैटर का किया जाए। अब दरअसल होता तो यह है कि अस्पताल की जमीन होती है, किसी तरह से धीरे धीरे वहां पर पटेल परिवार मकान बना लेता है। यह दावा है अस्पताल के मालिक का। अब ये दोनों पक्ष कोर्ट में चले जाते हैं। पटेल परिवार का कहना था कि उन्होंने किसी समय पर इस जमीन पर, खाली जमीन पर घर बना लिए थे। अब अगर उन्हें घर से निकाला जाता है तो वो बेघर हो जाएंगे, वो सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा करना न्याय संगत नहीं होगा, इसलिए माननीय अदालत उन्हें घरों से ना निकाले, उनकी जमीन से ना निकाले। वहीं दूसरी तरफ तर्क था अस्पताल के मालिक का कि अस्पताल मेरा, उसके साथ जो जमीन लगती है वो सारी मेरी जमीन पर अचानक से आकर इन्होंने घर बना लिया, इसमें माय लॉर्ड मेरा क्या कसूर है, इसलिए मेरी जमीन से इन लोगों को निकाला जाए। अब धीरे धीरे करते जब आर्ग्यूमेंट्स इस केस में हुए और फाइनली साल 2023 में माननीय अदालत जो स्पेशल कोर्ट होती है वो फैसला सुनाती है और वो फैसला सुनाया जाता है अस्पताल के पक्ष में। यानी कि जो भी लोग घरों में रह रहे हैं, जिन भी लोगों ने उस जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उन लोगों को वो जमीन खाली करनी पड़ेगी। अब कोर्ट में जब ये सब कुछ चल रहा होता है, इसी बीच होता यह है कि तकरीबन 7 एकड़ जमीन पर यह कब्जा होता है। कुल मिलाकर 10 परिवारों द्वारा यह कब्जा किया गया था जो कि एक ही परिवार से या रिश्तेदारी से संबंध रखते थे। अब उन 10 में से 9 परिवारों ने तो घरों को खाली कर दिया। अब एक इकलौता परिवार आरोप के मुताबिक सुरेश पटेल का ऐसा था जो कि घर खाली करने को तैयार नहीं था। वो वहां पर लगातार बना हुआ था और इतना ही नहीं, वो अकेला वहां पर नहीं रह रहा था बल्कि अपने साथ 4 से 5 सिक्योरिटी गार्ड बंदूकों के साथ हमेशा तैनात रखता था। दिन हो या रात हो, सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लेकर हमेशा तैनात रहते थे सुरेश पटेल के घर के बाहर। अब इसी दौरान जब कोर्ट का केस चल रहा था और ये सभी लोग घर खाली कर रहे थे, इस सबके बीच एक डेवलपमेंट होती है, वो होती है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की। ईडी की कार्रवाई अस्पताल के ऊपर होती है और अपनी कार्रवाई करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अस्पताल की जितनी भी जमीन है उसको सील कर लेता है, यानी कि अपने साथ अटैच कर लेता है। अटैच करने का मतलब होता है कि जो केस चल रहा है उस मामले में उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है और कल को अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है और उसके अगेंस्ट यानी कि उसकी कुछ देनदारी बनती है तो उस प्रॉपर्टी को बेचकर उसकी देनदारी भी वसूल की जा सकती है। अब ईडी ने जब ये प्रॉपर्टी अटैच की तो वहां पर जब ईडी के अधिकारी और लोकल प्रशासन के अधिकारी देखने गए
तो जमीन पर कब्जा हुआ हुआ था। अस्पताल की जमीन तो थी, मगर वो जो बाकी की जमीन थी उस पर कब्जा हुआ हुआ था। अब फाइनली हाईकोर्ट में यह बात बताई गई और माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि इस सारी जमीन को और कब्जे को भी खाली करवाया जाए और फौरन जो अटैचमेंट की कार्रवाई है वो तुरंत अमल में लाई जाए। अब ईडी कैसे मामलों में कार्रवाई करता है आपको पता ही होगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फेमा, इस तरह के जो मामले होते हैं जो फाइनेंशियल मैटर्स से जुड़े होते हैं उनमें ईडी द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो हो सकता है कि अस्पताल द्वारा भी कोई ऐसा काम किया गया हो जो कि ईडी ने कॉग्निजेंस लिया हो या कोई शिकायत हुई हो, तो ईडी ने फाइनली कार्रवाई करते हुए यह प्रॉपर्टी अपने अटैच कर ली केस के अंदर। अटैच होने के बाद माननीय हाईकोर्ट का जब ऑर्डर हुआ तो जानकारी आई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डीएम के ऑफिस को। डीएम के ऑफिस को कहा गया कि ये जो संपत्ति है इसे ईडी ने अटैच किया है, अटैचमेंट की जो कार्रवाई है उसे अमल में लाया जाए, उसमें डीएम का ऑफिस सपोर्ट करे। देखिए, कभी भी कोई केंद्रीय एजेंसी जमीन पर, फील्ड पर कोई एक्शन करती है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन होता है, उसे एक एक बारीकी का, एक एक चीज का मौके पर पता होता है। तो इसीलिए डीएम के ऑफिस को संपर्क किया गया और जब डीएम के ऑफिस के पास माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर पहुंचे तो उसके बाद तहसीलदार सेवल सिंह और इसके साथ 2 पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई कि जाइए मौके पर इस जमीन को खाली करवाइए, जो भी अवैध कब्जा है उसको खाली करवाकर ईडी के साथ इस संपत्ति को अटैच करवाया जाए। अब जो पीसीएस अधिकारी है सेवल सिंह, वो अपने साथ प्रशासनिक अमला लेकर जाते हैं, बुलडोजर भी लेकर जाते हैं अवैध निर्माण को गिराने के लिए। इसके साथ ही पुलिस को भी लूप में लेकर चलते हैं और प्रशासन के बाकी अधिकारी भी और कर्मचारी साथ में जाते हैं। अब जब ये उस घर के नजदीक पहुंचे, देखिए स्थिति क्या थी। कुल मिलाकर वहां पर 13 मकान बनाए गए थे जो कि अवैध निर्माण था, जिसमें से कि 10 मकान पहले खाली किए जा चुके थे 9 परिवारों के द्वारा। एक परिवार था जिसने कि 3 मकानों पर कब्जा किया हुआ था और उस जमीन पर, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, घरों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। अब जैसे ही सेवल सिंह नाम के पीसीएस अधिकारी अपने अमले के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक से सामने से ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। जो अधिकारी है, कर्मचारी है, सभी गोलियां चलते ही पीछे की ओर भागना शुरू कर देते हैं, अपनी जान बचाना शुरू कर देते हैं। अब सभी तितर बितर हो जाते हैं और गोलियां चलनी बंद नहीं होती हैं, गोलियां लगातार चल रही होती हैं और सामने से कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक आवाज भी आ रही होती है, मारो मारो। अब फाइनली प्रशासनिक अधिकारियों को पता चला कि सामने से 2 डायरेक्शन से गोलियां आ रही हैं, यानी कि 2 लोग गोलियां बरसा रहे हैं, वो भी ताबड़तोड़। फाइनली इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और बड़ा पुलिस का अमला वहां पर पहुंचा। किसी तरह से गोली चलाने वाले एक शख्स को काबू किया गया। वो जो शख्स था जो गोलियां चला रहा था वो दरअसल सुरेश पटेल का सिक्योरिटी गार्ड था। उसे फौरन मौके पर हिरासत में लिया गया और जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि वो शराब के नशे में था और उसी के इन्फ्लुएंस में लगातार गोलीबारी कर रहा था। और दूसरी तरफ जो दूसरा व्यक्ति था वो प्रशासनिक अमले और पुलिस को देखकर भाग खड़ा हुआ। हालांकि उसने भी गोलियां चलाई पर कुछ देर बाद वो समझ गया कि अब गिरफ्तारी हो सकती है और पुलिस पकड़कर एक्शन लेगी। बहरहाल दूसरा व्यक्ति फरार हो गया, जिसकी बाद में पुलिस द्वारा जगह जगह तलाशी ली गई और जगह जगह छापे मारे गए। बहरहाल इस मामले में सुरेश पटेल को फाइनली उस घर को खाली करना पड़ा और वो जमीन को खाली करवाकर ईडी के साथ अटैच करवा दिया गया। तहसीलदार साहब की जान बच गई, किसी भी कर्मचारी को खरोच नहीं पहुंची। मगर हो सकता था कि जब ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी तो कोई घटना घटित हो जाती, पर उससे किसी तरह से बचा जा सका। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? नंबर 1 सीख ये मिलती है कि कभी भी कोई गैरकानूनी कार्य ना करें। यहां पर उन 2 सिक्योरिटी गार्ड ने यह समझा कि उनके हाथ में बंदूक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कानून भी अपने हाथ में ले सकते हैं, गोलियां किसी पर भी चला सकते हैं। ऐसा नहीं है। गोलियां अपनी सुरक्षा के लिए दी जाती है, बंदूकें अपनी सुरक्षा के लिए होती हैं और खास तौर पर जो प्राइवेट सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड हैं उन्हें तो कभी भी गोली नहीं चलानी चाहिए, हमेशा इससे बचना चाहिए, क्योंकि वो अगर किसी पर भी गोलियां चला रहे हैं तो उस मामले में केस तो बनेगा ही बनेगा। और दूसरी चीज है धैर्य। हो सकता है कि कहीं ना कहीं 2 सिक्योरिटी गार्ड का धैर्य भी जवाब दे गया हो, किसी ना किसी बात से वो भी परेशान हो, पर अगर परेशान थे तो अपनी परेशानी प्रशासनिक अधिकारियों को या किसी और को, पुलिस के अधिकारियों को बतानी चाहिए थी।
ना कि उन्हें सीधा कानून अपने हाथ में लेकर गोलियां चलानी चाहिए थी। बहरहाल जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे सबक भी सीखने को मिला और इसके साथ ये भी सीख मिली कि जीवन में कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। जय हिंद।